नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी पश्चिम एशिया संघर्ष में आए बड़े मोड़ की, बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन की, देखेंगे श्रमिकों के प्रदर्शन पर कैसे घिरी सरकार, पश्चिम बंगाल में राहुल और ममता ने कैसे बढ़ाई बीजेपी की परेशानी, नरेंद्र मोदी ने यूएस डील में हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। जानेंगे महिला आरक्षण पर क्यों पीएम मोदी को लिखना पड़ा खत, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संसद के विस्तारित सत्र से पहले सरकार का बड़ा कदम, लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव सांसदों को किया जारी। केंद्र सरकार ने सदन की मजबूती के लिए सीटों का आंकड़ा 850 तक करने का दिया सुझाव। आईपैक मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सह संस्थापक प्रतीक जैन के भाई और पत्नी को समन, मनी ट्रेल और हवाला लेन देन की जांच हुई तेज। 15 अप्रैल को दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के निर्देश। महाभियोग की मांग के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव 15 अप्रैल को होंगे रिटायर। एक साल से लंबित प्रस्ताव के बावजूद 15 अप्रैल को पूरा हो रहा कार्यकाल। वीएचपी के कार्यक्रम में विवादित बयान और बहुसंख्यक समाज पर टिप्पणी को लेकर आए थे चर्चा में। भविष्य के जजों को लेकर सीजेआई सूर्यकांत का बड़ा बयान, कहा महज कानूनी विशेषज्ञ बने रहने से नहीं चलेगा काम। सिंथेटिक बायोलॉजी से लेकर गहरे समुद्र में खनन जैसे विषयों को समझने के लिए जज को लाना होगा खुद में बदलाव। पश्चिम एशिया तनाव के बीच इटली का बड़ा फैसला, इजरायल से तोड़ा रक्षा समझौता। इजरायली पीएम नेतन्याहू के सैन्य अभियान से खुश नहीं है पीएम मेलोनी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम एशिया में दोबारा जंग की आशंकाओं के बीच एक नया मोड़ आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए बड़ा संकेत दिया है। वहीं ईरान ने यूरोप से अमेरिका पर दबाव बनाने की अपील की है और उसे चीन और रूस का पूरा सपोर्ट भी मिलता नजर आ रहा है। ऐसे में इस क्षेत्र में जारी संघर्ष का दायरा बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर लौटने वाले हैं। 16 अप्रैल को ये वार्ता हो सकती है। ये खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकेबंदी ने ईरान के साथ जारी उसके सीज फायर को संकट में डाल दिया है। हालांकि बातचीत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, इस्लामाबाद में हुई वार्ता बेनतीजा रहने के बाद हमने हॉर्मुज की नाकाबंदी कर दी है। इससे ईरानी परेशान हैं और फोन करके डील करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जब तक ईरान परमाणु हथियारों से तौबा नहीं करता तब तक कोई समझौता मुमकिन नहीं हो सकता है। यानी ट्रंप का कहना है कि ईरान ही बातचीत करना चाहता है। वैसे ईरान के तेवरों से तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ईरान अपनी शर्तों पर अब भी कायम है और जब तक ये मांगे मान नहीं ली जाती तब तक वो सीज फायर को भी आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई का कहना है कि अमेरिका के साथ हुए संघर्ष विराम की अवधि तब तक नहीं बढ़ाई जानी चाहिए जब तक ईरान की मांगे पूरी नहीं होती। या तो हॉर्मुज पर ईरान के नियंत्रण जैसे अधिकारों को मान्यता दी जाए या फिर हम दोबारा युद्ध शुरू कर देंगे। अगर ईरान की मांगे नहीं मानी गई तो इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका और इजराइल युद्ध को जारी रखना चाहते हैं। यानी जहां अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बातचीत को लेकर गेंद ईरान के पाले में डाल दी है, वहीं ईरान ने आगे की दिशा तय करने के लिए अमेरिका और इजराइल को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर पेजेश्कियान ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुअल मैक्रों से बात की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से सद्भावना की कमी और अतिवादी रुख ने पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में हुई वार्ता के दौरान समझौते को अंतिम रूप देने में बाधा पैदा की। विवादों को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका कूटनीति है और यूरोप अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए मजबूर कर सकता है। तो ईरान जहां यूरोप से अमेरिका पर दबाव बनाने की मांग कर रहा है, वहीं रूस और चीन भी खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आए हैं। दोनों ही देशों ने हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी का विरोध किया है और चीन ने तो अमेरिका को सीधी चेतावनी ही दे दी है कि हम ईरान के साथ अपने ऊर्जा और व्यापार समझौतों का सम्मान करेंगे। इसमें किसी तीसरे देश को दखल देने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो जिस तरह ईरान के लिए सपोर्ट बढ़ता नजर आ रहा है, जबकि अमेरिका इस संघर्ष में अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है, उसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि अमेरिका आखिर कब तक मैदान में टिक पाएगा। क्या वो ईरान के सामने सरेंडर पर मजबूर हो जाएगा? सबकी निगाहें अब अगले दौर की वार्ता पर टिक गई हैं। ईरान और अमेरिका में बात होगी या जंग, ये जल्दी ही साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बिहार में सीएम पद को लेकर चल रहे सवालों का जवाब जरूर मिल जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये जवाब मिल भी गया है। नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं और अब नई सरकार के गठन की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो अब कौन संभालेगा बिहार की कमान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।
अब बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री होंगे। सम्राट चौधरी 15 अप्रैल की सुबह 11 बजे बिहार लोक भवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी। शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस घटनाक्रम को लेकर राज्य में सुबह से ही सुगबुगाहट तेज थी। इससे पहले नीतीश कुमार ने बतौर सीएम आखिरी बार कैबिनेट की बैठक ली, जिसके बाद वो राजभवन पहुंचे। उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय चौधरी भी एक ही गाड़ी में मौजूद थे। वहां पहुंचकर नीतीश ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट भी किया। नीतीश कुमार ने लिखा कि 24 नवंबर 2005 को राज्य में पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज स्थापित है। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के सभी वर्गों का विकास किया है। हमने तय किया था कि अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और इसलिए आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद माननीय राज्यपाल से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंप दिया। अब नई सरकार यहाँ का काम देखेगी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। उधर सम्राट चौधरी के नाम के ऐलान के बाद भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पार्टी कार्यालय में विधायक दल की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। वहीं विपक्ष से जनादेश के खिलाफ बता रहा है, क्योंकि बिहार चुनाव 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे के साथ लड़ा गया था और नीतीश कुमार ही उनका चेहरा थे। वहीं जेडीयू के तमाम विधायकों में भी इस फैसले से काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। अब इस घटनाक्रम ने बिहार की सियासत को पूरी तरह बदल दिया है। अब इसमें आगे क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। नीतीश के इस्तीफे ने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है, तो बवाल यूपी में भी मचा हुआ है। नोएडा में दूसरे दिन भी श्रमिकों का प्रदर्शन जारी रहा। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। यूपी सरकार की तरफ से वेतन में की गई बढ़ोतरी के फैसले से मजदूर खुश नहीं हैं। वे इसे बेहद मामूली बता रहे हैं और विपक्ष ने भी इस मामले में सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, देखें इस रिपोर्ट में। 13 अप्रैल से नोएडा में लाखों की तादाद में कर्मचारी सैलरी बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लाखों श्रमिकों के वेतन में 21% तक की अंतरिम बढ़ोतरी का फैसला लिया है। सरकार की तरफ से तय की गई नई दरों के मुताबिक अब नोएडा और गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों का कुल वेतन महंगाई भत्ते के साथ 13,690 रूपए, अर्धकुशल श्रमिकों का 15,059 रूपए और कुशल श्रमिकों का वेतन 16,868 रूपए तक किया गया है। अगर हम दैनिक मजदूरी की बात करें तो एक अकुशल मजदूर को अब प्रतिदिन कम से कम 435 रूपए 14 पैसे मिलेंगे। सरकार के इस फैसले ने मजदूरों को और भड़का दिया है, क्योंकि वो 20,000 रूपए सैलरी की मांग कर रहे थे, यानी करीब 50% से ज्यादा की वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने सिर्फ 21% वेतन बढ़ाने का फैसला किया है। ये खबर सामने आते ही मजदूरों में गुस्सा फैल गया और उन्होंने प्रदेश सरकार पर मजदूरों को धोखा देने का आरोप लगाया। नोएडा में कई जगह मजदूर सड़कों पर उतर आए। सेक्टर 121 और नोएडा फेज 2 में हिंसक घटनाओं को अंजाम भी दिया है। लगभग 83 स्थानों पर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा, आज आसमान छूती महंगाई के दौर में 2,500-3 हजार रूपए के वेतन में महीना भर घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। सब जगह इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। गैस का पैसा, राशन का पैसा, स्कूल की फीस, सब कुछ बढ़ गया है। इन लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं जा सकते? मजदूरों की इस परेशानी को लेकर सियासत भी गर्मा गई है, जिससे विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है। और अब राहुल गांधी ने बताया है कि मजदूरों की मांग किस तरह सही है और उसे अनसुना करके मोदी सरकार कितना गलत कर रही है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया, कल नोएडा की सड़कों पर जो हुआ वो इस देश के श्रमिकों की आखिरी चीख थी, जिसकी हर आवाज को अनसुना किया गया, जो मांगते मांगते थक गया। नोएडा में काम करने वाले एक मजदूर की 12,000 महीने की तनख्वाह, 4,000 से 7,000 किराया, जब तक 300 की सालाना बढ़ोतरी मिलती है, मकान मालिक 500 सालाना किराया बढ़ा देता है। तनख्वाह बढ़ने तक ये बेलगाम महंगाई जिंदगी का गला घोंट देती है, कर्ज की गहराई में डुबा देती है। यही है विकसित भारत का सच। नोएडा का मजदूर 20,000 मांग रहा है। ये कोई लालच नहीं, ये उसका अधिकार, उसकी जिंदगी का एकमात्र आधार है। मैं हर उस मजदूर के साथ हूँ जो इस देश की रीढ़ है और जिसे इस सरकार ने बोझ समझ लिया है। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद सियासी हलकों का पारा हाई है। अब देखना ये होगा कि सरकार मजदूरों को कब तक राहत देती है। मजदूर नाराज है, बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिख रही है। वहीं बीजेपी का ध्यान इस वक्त यूपी की जगह बंगाल पर दिखाई दे रहा है, जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच दिख रहा है और कांग्रेस भी मजबूती से मैदान में डटी हुई है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रचार की कमान संभाल रखी है। एक दिन में 3 रैलियां की। मोदी और ममता दोनों पर सवाल उठाए। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान जोरों पर है और अब कांग्रेस ने भी प्रचार के लिए मतदान में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है, जिससे ये मुकाबला और दिलचस्प हो चला है।
सबसे पहले ममता ने एक साथ कई विधानसभाओं के उम्मीदवारों के नाम का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पर वोटों की अपील की और साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। अपनी 15 साल की यात्रा का जिक्र करते हुए जनता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया है। उन्होंने भरोसा जताया कि मां माटी मानुस की सरकार भारी बहुमत के साथ चौथी बार वापसी करेगी। ममता ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, जब तक मैं जीवित हूँ, बंगाल की भूमि और यहाँ के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। विपक्षी दल राज्य को बांटने और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। एक तरफ जहां ममता अपनी जमीन बचाने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर दिनाजपुर के कालियागंज में एक रोड शो किया, जहां उन्होंने टीएमसी सरकार की विदाई के साथ साथ बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। इसके साथ ही राहुल गांधी भी प्रचार के लिए मैदान में उतर गए। उन्होंने रायगंज, मालदा और मुर्शिदाबाद में रैलियां की। इस दौरान राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर संविधान को खत्म करने का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में लोगों के नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। हमारी सरकार आने पर इन नामों को वापस जोड़ा जाएगा। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें देशभक्त नहीं बल्कि देशद्रोही करार दिया। कोई स्टेट से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने यूएस डील में हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। ये देशभक्त नहीं है, ये देशद्रोही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूएस ट्रेड डील के जरिए देश के हितों को नुकसान पहुंचाया गया है। राहुल का दावा है कि मोदी सरकार बाहरी ताकतों के दबाव में काम कर रही है और संसद में बीजेपी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। यानी देखा जाए तो अब बंगाल का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अब इस प्रचार अभियान का किस दल को कितना फायदा मिलता है, ये तो 4 मई को नतीजों वाले दिन ही पता चलेगा। राहुल ने ममता और मोदी पर सवाल उठाए, वहीं ममता ने बीजेपी को घेरा, जबकि बीजेपी महिला आरक्षण के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है और इसे लेकर संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। विपक्ष इसे बीजेपी की साजिश बता रहा है, सरकार को घेर रहा है, जबकि पीएम मोदी महिलाओं को खत लिखकर मदद मांग रहे हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। महिला आरक्षण बिल को लेकर बवाल मच गया है। चुनावी माहौल के बीच इस बिल पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और सवाल उठाया है कि इस बिल पर सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है। विपक्ष ने ये भी साफ किया है कि वो इस बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार के तरीके के खिलाफ जरूर है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि विशेष सत्र के दौरान विपक्ष सरकार पर हावी हो सकता है और इन सब के बीच पीएम मोदी ने देश भर की महिलाओं को खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि वो अपने अपने स्थानीय सांसद को इस सत्र में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। आपको याद होगा कि महिलाओं को ये चिट्ठी लिखने से पहले पीएम मोदी ने सांसदों को भी ओपन लेटर लिखकर सहयोग की अपील की थी, लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि इस बिल पर इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है, चुनाव के बाद इस बिल पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती। एक तरफ तो पीएम मोदी ने महिलाओं को पत्र लिखा है, वहीं दूसरी तरफ देश भर के 95 शहरों और जिलों से सिविल सोसाइटी के 488 लोगों ने मोदी सरकार को एक खुली चिट्ठी लिखी है, जिसमें साफ कहा गया है कि वो इस बिल का तहे दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चिट्ठी में साफ लिखा है कि हम राज्य चुनावों के बीच जल्दबाजी में संयुक्त सत्र आहूत किए जाने की निंदा करते हैं। सरकार ने महिलाओं के समूहों को अपनी सिफारिशें रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। प्रस्तावित कानूनों को पूर्व विधायी परामर्श नीति के अनुरूप ठोस सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया से गुजरा जाना चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि हाल ही में संसद में सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से एक महिला आरक्षण बिल पेश किया था, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीटें आरक्षित करने का कानूनी प्रस्ताव। हालांकि अभी इस बिल पर सदन में चर्चा होना बाकी है, जिसके लिए 16 से 18 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया गया है, लेकिन इस पर विपक्ष ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है, जिससे सरकार बुरी तरह गिर गई है। महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी गलियारों में बहस तेज है, तो आगामी चुनाव को लेकर तमिलनाडु का पारा भी चढ़ा हुआ है। सीएम एमके स्टालिन केंद्र सरकार को आए दिन आड़े हाथों लेते रहते हैं और चुनाव की तारीख नजदीक आने पर उन्होंने अपने हमले और तेज कर दिए। अब एक वीडियो जारी कर स्टालिन ने पीएम मोदी को फाइनल चेतावनी देने की बात कही है। तो ऐसा क्या है इस वीडियो में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक कड़ा संदेश जारी किया है। करीब 4.25 मिनट के एक वीडियो संदेश में एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन यानी डिलिमिटेशन को तमिलनाडु के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बताया है। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के अधिकारियों पर सीधा हमला करार देते हुए केंद्र को अंतिम चेतावनी देने की बात कही है। वीडियो के कैप्शन में एमके स्टालिन लिखते हैं, मोदी जी, ये तमिलनाडु की फाइनल चेतावनी है। स्टालिन का तर्क है,
तमिलनाडु ने केंद्र के कहने पर दशकों तक परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के नियमों का ईमानदारी से पालन किया, लेकिन अब केंद्र सरकार उसी जनसंख्या को आधार बनाकर लोकसभा सीटों पर दोबारा निर्धारण यानी परिसीमन करवाना चाहती है। उससे उन राज्यों को नुकसान होगा जिन्होंने जनसंख्या रोकी है, जबकि उत्तर भारतीय राज्यों को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। एमके स्टालिन ने इसे संवैधानिक बुलडोजर चलाने की कोशिश बताया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, केंद्र सरकार ने इस संवेदनशील मुद्दे पर न तो डीएमके से और न ही किसी दूसरी पार्टी या राज्य सरकार से सलाह ली है। एमके स्टालिन ने चेतावनी दी कि अगर ये कदम वापस नहीं लिया गया तो तमिलनाडु का हर परिवार सड़क पर उतरकर विरोध करेगा। मुख्यमंत्री ने द्रविड़ राजनीति के दिग्गज नेताओं अन्ना और करुणानिधि के आदर्शों की कसम खाते हुए कहा कि भारत एक बार फिर डीएमके का वो तेवर देखेगा जो 1950 और 60 के दशक के बड़े आंदोलनों के दौरान दिखा था। वीडियो के आखिर में मुट्ठी बांधकर उन्होंने संकल्प लिया कि तमिलनाडु जीतेगा। सोशल मीडिया पर #TN will fight, TN will win के साथ जारी ये वीडियो संदेश साफ संकेत है कि आने वाले समय में दक्षिण की राजनीति और केंद्र के बीच टकराव और तीखा होने वाला है। स्टालिन ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भी बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, जिससे पार्टी बुरी तरह घिरी हुई है। और इसी कड़ी में अब अंबेडकर जयंती के मौके पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि अंबेडकर का सबसे ज्यादा अपमान बीजेपी के ही राज में हुआ है। तो क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने और क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक बयान से राज्य की सियासत में बवाल मच गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ तमाम मुद्दों को लेकर तो मोर्चा खोला ही, साथ ही पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। संविधान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए साफ कहा कि बीजेपी के राज में ही अंबेडकर जी का सबसे ज्यादा अपमान हुआ। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी शासनकाल में अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी गई। अखिलेश ने कहा कि 50 जिलों में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ी गई है। हाँ। अभी तक इस सरकार में 50 जिले होंगे जहां तोड़ी गई है, 50 जगह तोड़ी गई है। क्या कार्रवाई की सरकार ने? सरकार खुद करने देती है और उसके बाद वोट के लिए छतरी लगाना चाहती है। बीजेपी पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की पिछले 10 साल की सरकार में सबसे ज्यादा डॉक्टर अंबेडकर की ही प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं और जो तोड़ने वाले हैं वही लोग वो बजट देकर चुनाव से पहले एक झूठा संदेश देना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है और बीजेपी की साजिश और षड्यंत्रों से सावधान भी। अखिलेश यादव ने दावा किया कि अभी दलित और पिछड़ों के खिलाफ और खासकर पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ लगातार भेदभाव और अन्याय हो रहा है और इतना शोषण होता है कि मान सम्मान के लिए लोग झुंड की जान भी ले रहे हैं। वहीं अब अखिलेश यादव के इन हमलों से बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई दिखाई दे रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बीजेपी ने यूं तो नीतीश सरकार का शिकार बहुत पहले कर लिया था, लेकिन आज दिल्ली में बैठे हुए शिकारियों ने इस बात की घोषणा औपचारिक तौर से कर दी और कल बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बिहार में शपथ लेगा, यानी कि नया रेंजर शिकारियों ने अपना घोषित कर दिया। ये बात इसलिए आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को अक्सर ही जंगल राज बताते रहे और उसी के नाम पर वो वोट लेते रहे थे। अब देखना यह है कि क्या ये जंगल राज उसके अंदर कुछ उनके रहते हुए सुधार आएगा या फिर ये स्थितियाँ वहाँ की और ज़्यादा बदतर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।